नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इकोनॉमी सर्वे के चैप्टर 2 जनसांख्यिकी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, हम अध्याय 1 कंप्लीट कर चुके हैं विद कंसेप्ट के माध्यम से। दोस्तों, जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो उसके पीछे कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को मैं बिल्ड करता हूं। तो चलिए उस कंसेप्ट पर हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही हम डेटा को याद करेंगे, डेटा को याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए समझते हैं दोस्तों, आज का हमारा जो चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का जनसांख्यिकी। क्या? जनसांख्यिकी। अब जनसांख्यिकी मतलब जनसंख्या से जुड़ा होगा यहाँ। ठीक, देखिए क्या कहता है ये जनसांख्यिकी आंकड़े किसी देश, राज्य मतलब किसी देश की या राज्य या किसी क्षेत्र की जनसंख्या से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं कौन? जनसांख्यिकी। ठीक, जनसांख्यिकी के जो आंकड़े होते हैं वो, इसलिए आंकड़े को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ये आंकड़े सरकार, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं जनसंख्या का डेटा, और नीति निर्माताओं के लिए जो पॉलिसी बनाते हैं, जो योजनाओं का निर्माण करते हैं, उनके लिए भी यह जनसंख्या महत्वपूर्ण होती है। उसी के आधार पर योजनाओं का निर्माण किया जाता है। इन डेटा के आधार पर व्यवसाय के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और विकास से जुड़े निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ठीक, ये इसलिए दोस्तों जनसांख्यिकी के डेटा को पढ़ना आवश्यक है। अब जनसांख्यिकी जनसंख्या का ही पाठ है। जनसंख्या से ही, जनसंख्या का अध्ययन ही जनसांख्यिकी होता है। तो हम जनसंख्या को समझ लेते हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा कि नीति निर्माण में कैसे सहायक होता होगा, आर्थिक विकास और रोजगार, आर्थिक विकास और योजना में कैसे सहायक होता होगा, स्वास्थ्य और जन कल्याण में कैसे सहायक होता होगा। इसके पीछे कुछ कंसेप्ट होते हैं, उस कंसेप्ट को मैं डील कर देता हूं। उसके बाद मैं सीधे डेटा पे याद कराऊंगा, इसको तो आप पढ़ लेंगे, मैं सीधा डेटा पे जंप कर जाऊंगा। ठीक, तो चलिए आते हैं हम जनसंख्या के कंसेप्ट पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं जी। देखिए, बात करेंगे हम जनसंख्या की। जनसंख्या, पॉपुलेशन। ठीक, जनसंख्या, जनसंख्या को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। कैसे? देखिए, एक जनसंख्या होता है 0 से लेकर 14 वर्ष की उम्र, 14 वर्ष की आयु की जनसंख्या। मतलब 0 से जो 14 वर्ष की आयु की जो जनसंख्या है ना, इसे भविष्य का मानव संसाधन कहा जाता है। ये वाले पॉपुलेशन, ये जनसंख्या, ये जनसंख्या, ये भविष्य के मानव संसाधन है। भविष्य के, अभी इसका कोई काम नहीं है, लेकिन ये भविष्य के लिए मानव संसाधन है। नेशन बिल्डिंग में इसका योगदान होगा भविष्य में। ठीक, इसका प्रयोग भविष्य में किया जा रहा है, भविष्य में किया जाएगा। अभी इसको सशक्त बनाया जाएगा। तो इसको सशक्त बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता होगा, क्योंकि इसको अच्छा से कुशल बनाया जा सके, दक्ष बनाया जा सके, ताकि अच्छे से मानव संसाधन में रूपांतरित हो सके। ठीक, दूसरा कैटेगरी देखिए आप, 15 से 64 वर्ष की उम्र की जनसंख्या। जो 15 से 64 वर्ष की उम्र की जो संख्या है ना, इसी को वर्किंग एज पॉपुलेशन कहा जाता है। वर्किंग एज पॉपुलेशन, वैप कहा जाता है। ठीक, ये वर्तमान की मानव संसाधन होती है, इसी का प्रयोग किया जाता है। ये वर्तमान के मानव संसाधन है। जिस संख्या में इसकी जनसंख्या ज्यादा है, वो उसका बहुत अच्छा कंडीशन है। ये आपका वर्तमान के मानव संसाधन है। यही से बेरोजगारी का मुद्दा उठेगा, यहीं से रोजगार का मुद्दा उठेगा, यहीं से धरना प्रदर्शन होता है। मेन मुद्दा यही है। 15 से 64 वर्ष की उम्र की जनसंख्या ये वर्तमान के मानव संसाधन है, और इसके लिए अच्छे से अच्छे प्रोग्राम चलाना चाहिए, इन्हें रोजगार देना चाहिए।
तब जाके हमारे देश की आर्थिक समृद्धि होगा, आर्थिक विकास होगा। ठीक, देखिए जो 65 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र की जो जनसंख्या है, अर्थात 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र की जो जनसंख्या है, अर्थात आपके दादा परदादा जी, ये सब के सब अर्थव्यवस्था पर बोझ है। ये सब के सब अर्थव्यवस्था पे क्या होते हैं? बोझ होते हैं। इमोशनल नहीं होना है। आप अपने दादाजी से प्यार करते होंगे, मैं भी करता हूं, लेकिन एक इकोनॉमिस्ट के नजरिए से आपका सोच को मैं डेवलप कर रहा हूं। ठीक, 65 या 65 वर्ष से अधिक की उम्र, ये सब के सब हमारे अर्थव्यवस्था पर बोझ है, ये किसी काम के नहीं है। ठीक, इकोनॉमिस्ट के नजरिए से सोचिए आप। ठीक है ना? क्यों? चलिए समझते हैं क्यों। देखिए, अब मैं वेब पे बात करूंगा, वर्किंग एज पॉपुलेशन पे बात करूंगा। जो जो 15 से 64 वर्ष की उम्र की जनसंख्या है ना, मान लो 15 से 64 वर्ष की उम्र की जनसंख्या ज्यादा है, ज्यादा, तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या परिणाम होगा इसका? तो देखिए परिणाम को समझते हैं। अर्थात मानव संसाधन ज्यादा होगा। भाई 15 से 64 वर्ष की उम्र की जनसंख्या किसी देश या किसी क्षेत्र में ज्यादा है, किसी राज्य में ज्यादा है, तो वहां मानव संसाधन ज्यादा है। राइट, मानव संसाधन ज्यादा है, वहां की ह्यूमन रिसोर्सेस ज्यादा है। जब ह्यूमन रिसोर्सेस ज्यादा है तो सस्ते दर पर श्रमिकों की आपूर्ति ज्यादा होगा। सस्ते दर पर श्रमिकों का जो सप्लाई है यह ज्यादा होता है। जिस देश में, जिस राज्य में श्रमिकों की मानव संसाधन की संख्या ज्यादा है, वहां सस्ते दर पर श्रमिक मिल जाते हैं। सस्ते दर पर श्रमिक, जब सस्ते दर पर श्रमिक मिलते हैं तो दो चीजें हो सकती है। निवेश ज्यादा होगा। जैसे मैं बिजनेसमैन हूं, मैं मान लो कोई प्रोड्यूसर हूं, उत्पादक वर्ग का हूं, मुझे सस्ते दर पर श्रमिक मिल रहे हैं, लेबर मिल रहे हैं सस्ते दर पे, तो मैं ज्यादा से ज्यादा निवेश करूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा ना, तो निवेश ज्यादा होगा। ठीक, निवेश ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, तो औद्योगिकरण ज्यादा होता है, औद्योगिकीकरण की ओर अग्रसर होता जाता है। जैसे ही औद्योगिकीकरण ज्यादा होता है तो रोजगार का सृजन ज्यादा होगा। रोजगार का सृजन ज्यादा होता है तो बेरोजगारी में कमी आती है, और बेरोजगारी में कमी मतलब गरीबी में कमी। बेरोजगारी में कमी मतलब गरीबी में कमी, और जैसे गरीबी में कमी आती है तो मांग में वृद्धि हो जाता है जी। जैसे गरीबी में कमी है तो लोग बाजार में जाके मांग करेंगे, डिमांड में वृद्धि हो जाता है। जब डिमांड में वृद्धि होता है तो आर्थिक समृद्धि होता है। आर्थिक समृद्धि के बाद ही आर्थिक विकास को जन्म देता है। ठीक, एक कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन, सस्ते दर पर श्रमिक उपलब्ध हो रहे हैं तो उत्पादन लागत कम होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा। उत्पादन लागत पे ज्यादा खर्च करना नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम। प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा तो जो उत्पाद है वो सस्ता मिलेगा। भाई इसका मान लीजिए मार्कर बनाना है मेरे को, इसका उत्पादन लागत कम है, मतलब ये उत्पाद सस्ता में मिलेगा ना जी। मान लो इसको उत्पादन लागत 12 रुपया, तो हो सकता है इसको 10 रुपया में बेचूं, सस्ता में बेचूं। मान लो इसको उत्पादन लागत 50 रुपया हो गया तो मैं इसको 60 में बेचूंगा ना। तो उत्पादन लागत कम होने से उत्पाद सस्ता हो जाता है। जब उत्पाद सस्ता होता है तो बाजार में मांग में वृद्धि होगा। भाई कोई भी उत्पाद सस्ता हो और अच्छा हो तो मार्केट में उसका डिमांड बढ़ जाता है। ठीक, तो बाजार में मांग में ज्यादा, जब बाजार में मांग ज्यादा होगी तो निर्यात की संभावना ज्यादा होगा। निर्यात की संभावना ज्यादा, विदेशों में भी निर्यात किया जाएगा, फॉरेन में। तो जब विदेशों में निर्यात किया जाएगा तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, विदेशों में निर्यात करेंगे तो भारत में विदेशी मुद्रा का आगमन होगा, अर्थात भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण बढ़ेगा। जब विदेशी मुद्रा भंडारण बढ़ता है तो आधारभूत संरचना का क्या होता है जी? विकास होता है। जब आधारभूत संरचना का विकास होता है दोस्तों, हम योजनाओं में खर्च कर सकते हैं, हम ग्रामीण व्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। ये रहा दोस्तों आपके वर्किंग एज पॉपुलेशन की फायदा। मान लो कम हो गया तो इसके विपरीत ले लीजिए। मान लो यहाँ ज्यादा, इसको मैं कम के नजरिए से सोचूं तो इसके जस्ट विपरीत होता जाएगा, विपरीत। ये आपका सोच डेवलप होना चाहिए। ठीक, अगला देखिए आप, बूढ़ी जनसंख्या। यदि किसी देश में, किसी राज्य में बूढ़ी जनसंख्या बहुत ज्यादा है,
मतलब दादा परदादाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, तो क्या होगा? परिणामतः आय का बड़ा भाग खिलाने पर खर्च होगा। जैसे मैं 100 रुपया कमाता हूं और मेरे घर में 4 बुजुर्ग हैं, 4 बुजुर्ग, किसी को बीमार पड़ गया और कुछ हो गया, तो मैं खिलाने पर 100 में से तो मतलब 80 रुपया, 80 रुपए इनके इलाज पानी में, इनको खिलाने में खर्च हो गया। मेरे पास बचा 20 रुपए। अब 20 रुपए से मैं खाऊं कि मेरे बच्चे को खिलाऊं? ठीक। परिणामतः आय का बड़ा भाग खिलाने पर खर्च होता है, जिससे क्या होगी? बचत कम होगी, सेविंग कम होगा। जब सेविंग कम होता है तो निवेश कम होगा। जब निवेश कम होता है तो औद्योगिकरण कम होगा। औद्योगिकरण कम होता है तो पूंजी का निर्माण कम होता है, कैपिटल फॉर्मेशन कम हो जाता है। जब कैपिटल फॉर्मेशन कम हो जाता है तो आर्थिक समृद्धि में गिरावट आ जाती है, इकोनॉमिकल ग्रोथ में डिक्लाइन हो जाता है, आर्थिक विकास भी नहीं हो पाता। इसलिए जब भी जनसांख्यिकी में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है तो 0 से 14 वर्ष की आयु की जनसंख्या देखा जाता है, तब जाके हम शिशु लिंगानुपात पढ़ेंगे। शिशु लिंगानुपात का रेशियो निकाला जाएगा, है ना। वर्किंग एज पॉपुलेशन निकाला जाएगा, है ना। सेक्स रेशियो निकाला जाएगा, जनसंख्या घनत्व निकाला जाएगा। ठीक, इसलिए इन चीजों का अध्ययन किया जाता है ताकि जनसंख्या अपने आप में महत्वपूर्ण डेटा होता है जो हमारी इकोनॉमी को पुश करता है, इकोनॉमी के लिए दोस्तों सहायक होते हैं ये। ठीक, आशा करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए अब आते हैं हम कुछ डेटा पे, कुछ चीजों को आपको पढ़ लेना है। अब नीति निर्माण में सहायक है। जनसंख्या का आकार, संरचना और वितरण को समझकर सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और बुनियादी ढांचे से संबंधित नीतियां बना सकती है। समाज के कमजोर वर्गों की पहचान कर उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाई जा सकती है। तो ये बहुत सरल है, पढ़ सकते हैं। आर्थिक विकास योजना, जनसंख्या को ध्यान में रखकर कोई भी योजना तैयार किया जाता है जी। स्वास्थ्य और जन कल्याण के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं, प्रोग्राम चलाए जाते हैं। शिक्षा और साक्षरता के लिए भी निवेश किया जाता है बजट की तरफ से, ठीक ना। और संसाधन प्रबंधन और शहरीकरण पे भी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ध्यान दिया जाता है। प्रवास और रोजगार के अवसर पे भी काम किए जाते हैं जनसंख्या को ध्यान में रखकर। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर भी अच्छा खासा काम किया जाता है। पर्यावरण और जलवायु कार्यक्रम पे दोस्तों हम SDG पे कार्य कर रहे हैं, सतत विकास लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। ठीक, चुनाव और राजनीतिक रणनीति पर भी काम किया जाता है। ये इसके निष्कर्ष निकल के आ जाते हैं, जो कि एक डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको जब पढ़ेंगे आप तो आपके समझ को विकसित करेगा, आपके सोच को डेवलप करेगा। इसलिए इसको एक एक लाइन पढ़ लेना है, 5 मिनट लगेगा। मैं कंसेप्ट बिल्ड कर दिया हूं, आपके माइंड में एक खाका तैयार कर दिया हूं। अब मैं सीधा डेटा पे आता हूं, डेटा याद करना है हमको। ठीक, चलिए डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं। डेटा क्या होते हैं जी? इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डेटा। चलिए तो डेटा इंपॉर्टेंट कर लेते हैं हम। देखिए यहां पर नंबर ऑफ सिटीज की बात हो रही है, नंबर ऑफ सिटीज की बात हो रही है। ठीक, मतलब शहरों की संख्या। सिटीज मतलब ये नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम। तो दोस्तों 2000 ब्लू कलर का ना, 2011 में 10 नगर निगम हुआ करता था। 2011 में कितना? तो 10 नगर निगम हुआ करता था, जो बढ़कर दिसंबर 2024 तक 14 हो गई है। 14 नगर निगम है। तो दिसंबर 2024 की स्थिति में कुल कितने नगर निगम हैं? तो कुल 14 नगर निगम है, याद रखना है। ठीक, अब ये भगवा कलर दिख रहा है ना जी, ये भगवा कलर, ये दोस्तों नंबर ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल को दिखाता है, नगर परिषद को। ठीक, कितने नगर परिषद? तो दोस्तों याद रखना है 2011 में, मार्च 2011 में 32 नगर परिषद हुआ करता था। नगर निगम परिषद भी कहा जाता है, तो नगर परिषद हुआ करता था। म्युनिसिपल काउंसिल 32, जो कि दिसंबर 2024 में बढ़कर 54 हो गई है। तो नगर निगम लगातार बढ़ रहा है। ठीक, म्युनिसिपल काउंसिल बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों नगर पंचायत में कमी देखने को मिला है।
नगर पंचायत 2011 में 126 हुआ करता था। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों 126 हुआ करता था, जो दिसंबर 2025 की स्थिति में 154 हो गई है, 2 घट गया है नगर पंचायत। ठीक, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। अब शहरीकरण को देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी इसको। ठीक, शहरीकरण को देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अर्बन पॉपुलेशन है ये, अर्बन पॉपुलेशन इन परसेंट आउट ऑफ टोटल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। छत्तीसगढ़ का बता रहा है और ये इंडिया का बता रहा है। 2025 में ये अर्बन है 27.76। ठीक, 27.76 छत्तीसगढ़ के, इसको याद रखना है आपको। पॉपुलेशन परसेंटेज कितना है छत्तीसगढ़ में? अर्बन पॉपुलेशन जो परसेंटेज है 27.76% है, 76%। यद्यपि इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, इसलिए इस डेटा को याद रखना है 2025 की स्थिति में, मार्च 2025 की स्थिति में। ठीक जी, चलिए देखिए, शहरी जीवन में लोगों का बढ़ता प्रतिशत कई प्रवृत्तियों और निहितार्थों को दर्शाता है। देखिए क्या क्या को दर्शाता है, ये समझ लेते हैं थोड़ा, तब जाके कंसेप्ट बिल्ड होगा ना। ये वाला पॉइंट है वो जो पढ़ रहे थे ऊपर में। चलिए देखिए, शहरीकरण आमतौर पर ज्यादा लोग ग्रामीण इलाकों से उच्च संभावनाओं, बुनियादी ढांचे और बेहतर रहने की स्थिति वाले शहरों में जा रहे हैं। मतलब गांव से शहर की ओर पलायन हो रहे हैं, ज्यादातर माइग्रेंट हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक, आर्थिक विकास, शहर एक सामान्य नियम के रूप में अक्सर अधिक नौकरियां, उद्योग और व्यवसाय के अवसर प्रदान करने में सक्षम होते हैं, जिससे बहुत सारे कर्मचारी और निवेशक आकर्षित होते हैं। तो जितने भी कर्मचारी हैं और जो इन्वेस्टर होते हैं वो शहरों से आकर्षित होते हैं, क्योंकि वहां रोजगार के साधन उपलब्ध हैं, वहां निवेश के लिए साधन उपलब्ध हैं। ठीक, तीसरा देखिए, बुनियादी ढांचा विकास, यह बढ़ती शहरी आबादी के लिए बेहतर सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, आवास और उपयोगिताओं के लिए शहरी विकास को बढ़ावा देता है। फोर्थ, संसाधन दबाव, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उच्च मांग एक शहर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की समीक्षाओं को बढ़ाती है। 5, जीवन शैली में बदलाव भी होता है इससे। शहरीकरण संस्कृति, उपभोग के पैटर्न और सामाजिक व्यवहार को बदलती है। ये हमारा जो सामाजिक व्यवहार है, सोशल बिहेवियर है, इसको चेंज करती है शहरीकरण। ठीक, स्मार्ट शहर प्रौद्योगिकी विकास, सरकारों द्वारा स्मार्ट बुनियादी ढांचे, डिजिटल सेवाओं और शहरी योजना नियोजन समाधानों में निवेश शुरू करने से नई संभावनाएं उत्पन्न होती है। ये कंसेप्ट है, ये मेंस के लिए काम आएगा, लेकिन आपका कुछ कुछ कंसेप्ट बिल्ड होना चाहिए, तब जाके आपका सोचने का तरीका। देखिए कुछ चीज एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो आपके समझ से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही लॉजिकल तरीके से। ठीक, इसलिए मैं कंसेप्ट को बिल्ड करना चाहता हूं। देखिए समझते हैं, ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट है। राज्य स्थापना के समय वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्र स्थानीय निकायों की संख्या 75 थी। मतलब शहरी क्षेत्र कितना हुआ करती थी, तो 75। 2001 के समय 75 थी शहरी जनसंख्या, तथा दिसंबर 2024 तक संख्या बढ़कर 192 हो गई है, 192। तो हमारे छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्र दिसंबर 2024 तक कितने हैं, तो 192 शहरी क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 192 शहरी क्षेत्र हैं, याद हो जाना चाहिए। अभी वर्तमान में 192 शहरी क्षेत्र हैं जी छत्तीसगढ़ में, शहरी क्षेत्र हैं हमारे छत्तीसगढ़ में 192। ठीक, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत वर्ष 1901 से लगातार वृद्धि प्रदर्शित है। मतलब 1901 से लगातार जनसंख्या, शहरी जनसंख्या में वृद्धि देखने को प्रदर्शित किया गया है, छत्तीसगढ़ में वृद्धि हो रही है। ठीक, मार्च 2025 में छत्तीसगढ़ राज्य की शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 27.26% है। मतलब 100% हमारे छत्तीसगढ़ में रहते हैं ना, 100%। इस 100% में से 27.26% कहाँ रहते हैं जी, तो ये आपके शहर में रहते हैं। मतलब लगभग मोटे मोटे तौर पे बोलो तो 30%।
मतलब 27.26% शहर में निवास करते हैं, जबकि 70% एक बड़ी आबादी गांवों में रहती है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में आज भी जनसंख्या की बड़ी आबादी गांव में रहती है, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। ठीक, यह राज्य की सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर बताती है। ठीक, चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। डेटा को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, तहसीलों और जिलों की संख्या में वृद्धि कुछ बदलते रुझानों और प्रशासनिक पहलुओं को भी संकेत कर देती है। देख, अभी हाल ही में 33 जिला हुए और अभी वर्तमान में दोस्तों 251 तहसील हैं। 251 तहसील हैं। ये क्या बयां करती है, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करती है? क्यों जिलों की संख्या बढ़ाया जा रहा है या तहसीलों की संख्या बढ़ाया जा रहा है? यह प्रशासनिक सरलीकरण का एक पार्ट होता है। प्रशासन को सरल करना हो तो इसको डिसेंट्रलाइज कर दो। ठीक, इसका कारण यहाँ पर दिए हुए हैं, क्योंकि अभी दो बदलते जो समय है, बदलते तहसीलों का है, बदलते जिलों का समय से हम गुजर रहे हैं। ठीक, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तहसीलों और जिलों की संख्या में वृद्धि कुछ बदलते रुझानों और प्रशासनिक पहलुओं का संकेत भी देती है, जैसे जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या के आकार में वृद्धि से पहले से मौजूद तहसीलों और जिलों का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित नहीं किया जा सकता। मान लो किसी जिला में जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो उसे प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता, इसलिए नए जिलों का निर्माण कर दिया जाता है, नई तहसीलों का निर्माण कर दिया जाता है। प्रबंधित नहीं किया जा सकता। विभाजन का एक बड़ा हिस्सा बेहतर शासन और सार्वजनिक सेवाओं के लिए क्षेत्रों और स्वायत्तता में निहित होगा। ठीक, तो बढ़ती जनसंख्या एक कारण है। प्रशासन का विकेंद्रीकरण भी एक कारण होता है। ठीक, ताकि इस प्रशासन को सरलीकरण किया जा सके। आर्थिक विकास, औद्योगिकरण विकास, ये डेटा पढ़ लेना है, मेंस पे काम आएगा। बाकी मैं डेटा जो बोल रहा हूं इसको आपको याद करना है। देखिए, थोड़ा सा नीचे करता हूं इसको, थोड़ा सा नीचे। अब देखिए, अब यहां पर दोस्तों दिया हुआ है क्या, जो ब्लू लाइन है ना, ब्लू, ये नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को बताता है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को, कितने जिला है। और ये जिस भगवा कलर है ना जी, ये नंबर ऑफ तहसील को बताता है, नंबर ऑफ तहसील को। ठीक, तो देखिए छत्तीसगढ़ में 2001 मार्च 2001 की स्थिति में, मार्च 2001 की स्थिति में 16 जिला हुआ करता था। छत्तीसगढ़ में मार्च 2001 की स्थिति में 16 जिला हुआ करता था, जो मार्च 2011 तक 18 जिला, मतलब 2011 का जो जनगणना है वो 18 जिला के अनुसार है। मार्च 2011 में 18 जिला हुआ करता था, जो बढ़कर दिसंबर 2024 में 33 जिला हो गया है। दिसंबर 2024 तक 33 जिला हो गया है छत्तीसगढ़ में। तो सरल क्वेश्चन हो गया। इंपॉर्टेंट ये है, राज्य निर्माण के समय 16, 2011 के समय 18 जिला, ये दोनों को याद रखना है। ठीक, वही हम तहसील की बात करें, जब राज्य का निर्माण हुआ था, राज्य स्थापना हुआ था, तो मार्च 2001 की स्थिति में 97 तहसील हुआ करता था, 97 तहसील। आप लोग के किसी को भी पता नहीं होगा आप लोग में से, लेकिन याद कर लेना, 2001 की स्थिति, मार्च 2001 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल 97 तहसील थे। 97 तहसील थे, जो मार्च 2011 की स्थिति में 149, देखिए कितना बढ़ोतरी हुआ, 149। ठीक, और जो दोस्तों दिसंबर 2024 की स्थिति में 251 हो गया है। तभी वर्तमान में कितने तहसील हैं, तो 251 तहसील हैं। बहुत ज्यादा वृद्धि तहसीलों में देखने को मिला है। तहसील का जो वृद्धि है वो हाई वृद्धि है, अपने आप में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिला है। ये प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को रिप्रेजेंट करता है। हमारे देश, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बताता है कि देखिए कैसे तहसीलों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। अब ये प्रशासन के सरलीकरण को रिप्रेजेंट करता है। हमारे छत्तीसगढ़ में तहसीलों के बारे में बात करें तो जो प्रशासन है, तो प्रशासन अपने आप को सरल कर रहा है, सरल। ठीक, जनता के पहुंच को सुनिश्चित कर रहा है। ठीक, चलिए
आगे बढ़ते हैं, आगे डेटा, यह पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व है जी। अब ये तो दिखेगा नहीं जी, तो ऐसा कर देता हूं, हाँ ठीक, देखिए देखिए बोल रहे हैं दोस्तों, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो प्रति किलोमीटर में, प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर में रहने वाले, रहने वाले व्यक्ति की संख्या है, प्रति किलोमीटर रहने वाले व्यक्ति की संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक, जनसंख्या घनत्व, देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो याद रखना है आपको, रायपुर में। रायपुर की जनसंख्या घनत्व 960 है। पॉपुलेशन डेंसिटी मार्च 2024 तक कितना है, तो 960 है, सबसे ज्यादा रायपुर 960। उसके बाद दूसरे नंबर पे दुर्ग है 848, पहले दुर्ग हुआ करता था, याद रखना आप, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, तो दुर्ग में है। उसके बाद क्या है आपका, नहीं सॉरी, सबसे ज्यादा रायपुर में है, उसके बाद दुर्ग में है, उसके बाद दोस्तों आपके बिलासपुर में है जी, बिलासपुर तीसरे नंबर पे है। तो सबसे ज्यादा रायपुर को याद रखना है, उसके बाद आपको दुर्ग को याद रखना है, उसके बाद आपको बिलासपुर को याद रखना है। हाई में ना सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जिला में, वही सबसे कम जनसंख्या घनत्व हम जिला में बात करें तो सबसे कम बीजापुर में है, बीजापुर में है सबसे कम। बीजापुर में कितना है, तो 32 है। बीजापुर में जनसंख्या घनत्व कितना है जी, 32 है, याद रखना है बीजापुर में। उसके बाद नारायणपुर में है, और तीसरे नंबर पे है क्या, सुकमा, तीसरे नंबर पे है क्या, सुकमा, सुकमा में 49 है। ठीक, थ्योरी को भी पढ़ देता हूँ। उच्च जनसंख्या घनत्व, जैसे कि बड़े शहरों में जहां बहुत अधिक लोग एक छोटे क्षेत्र में रहते हैं, जैसे कि रायपुर जिले की जनसंख्या घनत्व वर्ष 2025 के लिए सर्वाधिक 960 अनुमानित है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अनुमानित है कहां, तो रायपुर का। उसके बाद दूसरे नंबर पे दुर्ग का, तीसरे नंबर पे आता है बिलासपुर जनसंख्या घनत्व में। निम्न जनसंख्या घनत्व, जैसे ग्रामीण या जंगलों में जहां कम लोग विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं, जैसे कि बीजापुर, सबसे कम बीजापुर जिले की जनसंख्या घनत्व है, न्यूनतम 32 है यहाँ बीजापुर की, 32 किलोमीटर 2025 की क्या है, अनुमानित है। ठीक, तो देखिए कैसे याद करना है, तो सबसे ज्यादा मैं चार्ट बना देता हूँ यहाँ पास, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, इधर लिख देता हूँ मैक्सिमम, इधर लिख देता हूँ मिनिमम। मैक्सिमम में पहले नंबर सबसे ज्यादा किसका है, तो रायपुर का है। रायपुर का कितना है जी, तो 960 है। दूसरे नंबर पे किसका है, तो दुर्ग का है। दुर्ग का कितना है जी, तो दुर्ग का याद रखना है 848 है, 848 है। तीसरे नंबर पे क्या है जी, तो बिलासपुर है, बिलासपुर है। बिलासपुर का कितना है पूछेगा, बिलासपुर का तो 602 है, बिलासपुर का 602 है, 602। ठीक, मिनिमम में पहला नंबर क्या आ जाएगा, बीजापुर, बीजापुर, बीजापुर का कितना है जी, तो बीजापुर का है आपको याद रखना है 32 है। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा आपका, नारायणपुर, दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, नारायणपुर आ जाएगा, देख नहीं रहा थोड़ा सा, नारायणपुर है ये, तो ऐसे लिख देता हूँ। दूसरे नंबर पे नारायणपुर है, और तीसरे नंबर पे आपको क्या आता है दोस्तों, सुकमा आता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है जी, सुकमा आता है मिनिमम में। ये रहा दोस्तों आपका जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। ठीक ठीक, आशा करता हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा जनसंख्या घनत्व। ये टेबल को बस आपको याद रखना है, ये टेबल को, बाकी कोई डेटा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टेबल बस इंपॉर्टेंट है जनसंख्या घनत्व में। ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, जनसंख्या घनत्व की इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस यहाँ दिया हुआ है, जो कि आपके मेंस में काम आ सकता है, या वनडे एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न उठा के एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लिया जाता है, तो एक बार पढ़ लेना है जी। ठीक ना,
बाकी कंसेप्ट मैं बता दिया हूँ, ये है इस महत्व। ठीक ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल के लिए हम डिस्कस करेंगे आपके आयु पिरामिड पे, मतलब एक्सपेक्टेशन में, मतलब जीवन प्रत्याशा पे चर्चा करेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में जीवन प्रत्याशा कितना है पुरुष के लिए और जीवन प्रत्याशा कितना है महिला के लिए। कल इस पर हम चर्चा करेंगे और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है इसको भी दोस्तों हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।